पाठ का नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। तो ये पाठ शुरू होता है, जैसा कि आप ये चित्र देख रहे हैं, किसी बालिका का चित्र है, किसी दिव्यांग बालिका का चित्र है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती रंग के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी। मलमल में इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। ये जो लड़की है उसका नाम है इला सचानी। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। ये आप देख रहे हैं, इसमें जो बालिका, इसमें आप ये दिख रहे हैं, इसके पैरों से ये कढ़ाई कर रही है। और इस लड़की का नाम है इला सचानी। ये देखिए पैरों से कढ़ाई कर रही है। ये बहुत ही मेहनत का काम होता है, हम अपने हाथों से नहीं कर पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। छब्बीस साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजाकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते। पिटपिटी बजाते मतलब एक के पुंगी बजाते, उसको पत्ते को टेढ़ा करके। कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पैंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी अयो रे, कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी अयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पैंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की,
वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थीं। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। ना जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगे, यह सब वह सब समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था। डंडियों को कांथा से उभारा था। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पांव अब रुकते नहीं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपाली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। इसमें देखिए जो चित्र जो कह रहा है कि एक बच्ची छोटी है, लड़की छोटी है, लेकिन पहाड़ बहुत बड़ा है। यहाँ पर हम ये चित्र हमसे कह रहा है कि पहाड़ जो है वो कठिनाइयाँ हैं और ये बच्ची छोटी है लेकिन उसके पास हौसला बड़ा है। चलिए ये पाठ यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो अब इस पाठ में जो कोई प्रश्न आए हैं उन पर हम थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। तो इसमें पहला जो सेक्शन प्रारंभ हो रहा है, जहाँ चाह वहाँ राह। इसके अंतर्गत इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते। हमारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते, तो हमारे मन में क्या क्या प्रश्न उठते, तो इसका उत्तर होगा कि इला या इला जैसी कोई लड़की यदि हमारी कक्षा में दाखिला लेती तो हमारे मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठते। उनमें से कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। नंबर 1, वह कपड़े कैसे पहनती होगी। 2, वह खाना कैसे खाती होगी। नंबर 3, वह अपना गृह कार्य कैसे करती होगी। नंबर 4, वह अपने बाल कैसे संवारती होगी। नंबर 5, वह कहीं शरीर पर खुजली होने पर वह कैसे अपने शरीर को खुजलाती होगी, है ना। और अगर उसे और भी अन्य काम करना हो तो वह अपने काम कैसे करती होगी, और यही इसका उत्तर होगा। अगला है, इस लेख को पढ़ने के बाद तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए, तो इसका उत्तर होगा कि इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच में यह परिवर्तन आया है कि हम लोगों को अपाहिज को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, अभी तो उन्हें भी हर काम करने में हम कुशल मानते हैं। और पहले लगता था कि अपंग व्यक्ति शारीरिक रूप से ही नहीं वरना
मानसिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं। उन्हें सहारे और सहानुभूति की ज़रूरत होती है। वे खुद से कोई काम नहीं कर सकते। स्कूल में दाखिला लेकर लिखने पढ़ने की बात तो दूर है, लेकिन अब हमारी सोच बिल्कुल बदल गई है। अब हम उन्हें आत्मविश्वास और साहस से भरा पाते हैं। वे हमसे थोड़े भी कम नहीं हैं, बल्कि कभी कभी तो कार्यकुशलता में वे हमसे इतने आगे हो जाते हैं कि वे हमसे नहीं, हम उनसे प्रेरणा लेने लग जाते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब मैं भी कुछ कर सकती हूँ, ठीक है ना, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो इसमें ये है यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए, यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी। तो इसका उत्तर होगा, अगर इला हमारे विद्यालय में आए तो उसे अपना स्कूल बैग लाने ले जाने में, है ना, लिखने में, बेंच को सीधा करने में अगर बेंच सीधी नहीं है, और अपने कक्षा के साथियों के साथ खेलने में, झूला झूलने में काफ़ी परेशानी आएगी, है ना। इस क्वेश्चन का उत्तर ये हो जाएगा। और अगला है क्वेश्चन 2, उसे ये परेशानी ना हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकते हो। तो इसका ये हो जाएगा कि उसे हमारे विद्यालय में परेशानी ना हो इसके लिए हम एक लिखने वाले की व्यवस्था कर सकते हैं, और उसे सब कुछ जो भी पढ़ने में दिक्कत होगी उसके लिए हम मौखिक बता देंगे। अब आगे अगला आ गया है प्यारी इला। इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, उन्हें इला की चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है, तो ये मैंने पहले से ही लिख दिया है। रेसिडेंसी एरिया 7 मई 2020। प्रिय इला, मैं तुम्हारी स्थिति को देखकर काफ़ी पीड़ा अनुभव करती हूँ या करता हूँ, लेकिन आप एक बहादुर लड़की हो। आपने किसी भी काम से हार नहीं मानी। तुम्हें रोज कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। मेरे मन में तुम्हारे प्रति सच्ची सहानुभूति और प्रेम है। मैं तुम्हें अपना मित्र बनाना चाहती हूँ। तुम्हारा या तुम्हारी, आपका नाम आ जाएगा XYZ। तो इस प्रकार से ये हो गया है पाठ आपका खत्म, जिसमें हमने एक दिव्यांग बालिका इला के बारे में सीखा और पढ़ा कि वह किस प्रकार से अपनी कठिनाइयों को उनसे ओवरकम आई। उसने कठिनाइयों को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया, बल्कि उसने लगन से उन कामों को सीखा, और उसकी प्रदर्शनी जो है ना, कई राज्यों की प्रदर्शनी के साथ ही उसकी प्रदर्शनी लगी। तो ये कुछ साधारण से क्वेश्चन थे। इससे थोड़े से अलग से क्वेश्चन के लिए मैं आपके लिए ले चलता हूँ। यहाँ पर जो अलग से क्वेश्चन हैं देख लेते हैं हम। अतिरिक्त प्रश्नोत्तर ये हैं आपके। नंबर 1 है, इला कितने साल की है। तो आपको बताना इला कितने 14-15 कितने साल की है, और इला कहाँ रहती है, ये आपको होमवर्क में कर लेना है जो भी है। इला किस काम में माहिर है, और इला अपने पैरों से कौन कौन से काम कर लेती है। इला अपनी 10वीं की परीक्षा क्यों पास नहीं कर पाई, और इला को कशीदाकारी का काम कैसे 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 आया। ठीक है ना, ये इसके कुछ प्रश्न थे। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ पोलियो के ऊपर, कि पोलियो क्या है। पोलियो एक विषाणुजन्य रोग है जो अधिकांशतः बच्चों को होता है। यद्यपि यह बीमारी किसी को भी किसी भी आयु में हो सकती है, फिर भी बच्चे इसका ज़्यादा शिकार होते हैं, क्योंकि वयस्कों में इस बीमारी के प्रति कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमता आ चुकी होती है। भारत में कुल रोगियों में आधे से अधिक 1 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, तथा 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे पोलियो के सर्वाधिक शिकार होते हैं। ठीक है।
यह बच्चों के शरीर में प्रवेश कर उनके हाथ या पाँव को कार्य करने योग्य नहीं छोड़ता। पोलियो जो है ना, बच्चों के शरीर में प्रवेश करके उनके हाथ या पाँव को कार्य करने योग्य नहीं छोड़ता। यह बच्चों में विकलांगता पैदा कर देता है। यह संक्रमित व्यक्ति के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को गंभीर हानि पहुंचा सकता है, जिससे लकवा हो सकता है ना, जिससे लकवा हो सकता है ना। पोलियो वायरस में विषाणु, दूषित पानी, भोजन या वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से फैलता है। पोलियो के इलाज से लाभ हो सकता है, लेकिन इसे ठीक नहीं किया जा सकता। इसमें डॉक्टर से जांच कराना बेहद ज़रूरी होता है। इसका बचाव टीके के द्वारा किया जा सकता है। अभी हमने देखा है कि अमिताभ बच्चन जी इसका ऐड करते हैं, 2 बूंद जिंदगी की, जिसे कभी कभी रविवार को पिलाया जाता है, कभी कभी इसका ऐड आ जाता है। इसके इलाज में बिस्तर पर आराम, दर्द कम करने वाली दवाएं और पोर्टेबल वेंटिलेटर शामिल हैं। सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए अनेकों प्रभावशाली कदम उठाए हैं, जैसे बच्चों के लिए निःशुल्क दवाएं, भोजन, शारीरिक उपकरण तथा शल्य चिकित्सा आदि की सुविधाएं। तो एक छोटी सी जानकारी थी मेरी पोलियो के लिए। इसमें थोड़ा और आगे भी था। यहाँ पर ये है सवाल हमारे जवाब तुम्हारे। इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? तो इसका क्या उनकी चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण आपको लिखना है। अपने उत्तर का कारण आपको लिखना है। तो इसमें है उत्तर इसका होगा कि स्कूल वाले उसकी सुरक्षा और उसके काम करने की गति को लेकर, अर्थात उसकी अपंगता को लेकर चिंतित थे। उनका चिंता करना कुछ हद तक सही था। जहाँ तक उसकी सुरक्षा संबंधी चिंता थी वह तो सही था, लेकिन उसकी अपंगता को लेकर चिंतित होना सही नहीं था, क्योंकि इला कोई भी काम इतनी फुर्ती से करती थी कि उसे देखने वाले दंग रह जाते थे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरे नंबर का, इला की कशीदाकारी में खास बातें क्या थीं? तो इला की कशीदाकारी में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक थी। उसने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीरों से उठा रखा था। ये इसका आंसर हो गया। अगला है 3 नंबर का, सही के आगे सही निशान लगाइए। इला 10वीं की परीक्षा पास क्यों नहीं कर सकी? परीक्षा के लिए उसने अच्छी तैयारी नहीं की थी। वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी। लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी और उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा नहीं, कभी लगा ही नहीं। तो इसका क्या अंतर हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्योंकि उसकी पढ़ने लिखने की गति उसकी जो थी ना, ये धीमी थी। तो ये वाला सही हो जाएगा। उसकी लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। बाकी काम वो सही करती थी, क्योंकि वो हाथों से काम नहीं कर पाती थी। अगला है 4 नंबर का, क्या इला अपने पैर के अंगूठों से कुछ भी काम करना सीख पाती? अगर उसके आस पास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ ना करने का मौका नहीं देते तो क्या होता? मतलब जो भी है, तो यदि इला के आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते तो वह अपने पैर के अंगूठों से कुछ भी करना नहीं सीख पाती। ये हो गया इसका आंसर। अगला पॉइंट आ गया है कशीदाकारी। ठीक है ना? तो कशीदाकारी में हम देखते हैं कि क्या आ रहा है कशीदाकारी में। चलिए, इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं। ठीक है, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे हैं। तो इसमें नया शब्द आया है, जैसे कि आया है टाँका।
टाँका शब्द आया है, और बूटियाँ शब्द आया है, कांथा शब्द आया है, कांथा है ना, बेल बूटे शब्द आया है, कशीदाकारी शब्द आया है, कशीदाकारी है, चिकनकारी, ये शब्द नए शब्द आए हैं। चिकनकारी, भरवा टाके और जंजीर है ना, और भी बहुत सारे शब्द आए हैं जो कि हमने इस पाठ के अंतर्गत हमने सीखे हैं। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन जो आता है वो है खा नंबर का। ये हमने नए शब्द सीखे हैं। नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित शब्द, संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो। तो हमें इनमें से 4 शब्द दिए हैं, 1 2 3 और ये 4 दिए हैं। तो 4 में से उन्होंने हमको बोला है कि आपको कोई भी 2 का करना है। तो चलिए हम 2 का कर देते हैं। तो पहला जो दिया हुआ फुटबॉल, तो फुटबॉल का देखते हैं फुटबॉल से संबंधित क्या क्या होता है। तो चलिए देखते हैं फुटबॉल संबंधित। फुटबॉल से संबंधित होता है खेलना, और फुटबॉल को क्या कर देंगे, पटकना, मारना। अब बुनाई आ गया। तो बुनाई का क्या क्या हो जाएगा, बुनाई का हो जाएगा, बुनाई से संबंधित देख लेते हैं हम। ऊन हो जाएगा, सिलाई हो जाएगा, और फंदे, क्योंकि सब उसी में लगते हैं ऊन से। और बुनाई में एक घर होता है, एक घर। बुनाई में और क्या लगता है, धागा, ये भी उसी में जाएगा। डिज़ाइन, डिज़ाइन है ना, फंदे डालना इत्यादि, ठीक है ना। अब आ गया आपका बागवानी। तो बागवानी में आपका क्या क्या होता है, बागवानी आया, ये हमारा हो गया बागवानी में आता है आपका, बागवानी में आता है जैसे आपका क्यारी बनाना, क्यारी बनाना, फिर और खुरपी है ना, पानी लगाना, और फिर पौधे, ये सब क्यारी में ही होता है ना। अब आ गया आपका पतंगबाजी में हम क्या करते हैं, पतंगबाजी में एक तो पतंग होती है ना, और क्या होता है, मांझा होता है, और क्या होता है उसमें, चरखी होती है, और क्या होता है उसमें, डोर होती है, डोर, और क्या होता है, पतंग उड़ाना। तो ये सारी चीज़ें थी, बाकी मैंने आपको अलग क्वेश्चन बता दिए हैं। अब ये देख लीजिए, अगला यहाँ पे आ जाते हैं हम। एक सादा रुमाल लो या कपड़ा काट कर बनाओ, उस पर नीचे दिए गए टाँकों में से किसी एक टाँके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो। तो ये आपको बड़ों की मदद से आपको कढ़ाई करना है, ठीक है ना। ये जो दिया गया है ना, कपड़ा लेकर आपको बनाना है। ये देखिए, ये सुई को डाल के बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है आपने। ये जंजीर है, ये मछली टाँका है, और ये आपका भरवा टाँका है। आपको कपड़ा लेना है ना, उस पर बनाना है पहले किसी भी चीज़ से। ये उल्टी बखिया का है, और
ये खुला हुआ जंजीर टांका है, खुला